इमाम दिल्ली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एमसीडी चुनाव लड़ने का दिया संकेत। इमाम प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ ने कहा कि आने वाला एमसीडी इलेक्शन इमाम पूरी कुव्वत से लड़ेगी और हमारे पास चुनाव लड़ने का मुद्दा भी है। कलीमुल हफीज़ ने कहा कि हमने केजरीवाल को मुस्लिम डेवलपमेंट के लिए कई रोड मैप दिए, लेकिन केजरीवाल ने उन तमाम पॉइंट्स को नज़रअंदाज करके मुसलमानों को धोखा दिया। मुस्लिम इलाकों में ना तो आज तक एक सही से स्कूल बन पाया, न कोई हेल्थ की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ तक कि मुस्तफ़ाबाद और कई ऐसी मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोग परेशान हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने एमसीडी चुनाव को लेकर कहा कि हम उन वार्ड्स में कैंडिडेट को उतारेंगे जहाँ पे मुस्लिम, दलित और सिख बरादरी का कम्बिनेशन होगा। इमाम अध्यक्ष ने दिल्ली में हुए दंगे के लिए केजरीवाल और केंद्र की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कलीमुल हफीज़ ने कहा कि केंद्र सरकार एजेंसीज़ का गलत इस्तेमाल करके बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेल में डाल रही है जो दिल्ली दंगों में शामिल नहीं थे, और जो असल गुनहगार है उसको आज तक भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। इमाम प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल मुस्लिम दुश्मनी में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि वो कोरोना जैसी वबा को भी एक मजहबी रंग दे दिया, मरकज़ को बंद करवा दिया और मौलाना साद पर एफआईआर करवाई। काम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुस्लिम, दलित, सिख बरादरी एक अच्छी खासी तादाद है जो किसी भी इलेक्शन को प्रभावित कर सकती है, और आने वाला एमसीडी इलेक्शन अगर ये तीनों एक हो जाए तो हम ये इलेक्शन को अच्छे से फतह कर सकते हैं। झूठे वादे करते हैं, अब हम जो करेंगे हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा मुद्दा ये होगा कि इस सरकार से जो इसने वादे करे हमसे कि हम गरीबों के इलाके में स्कूल बनाएंगे, और वो क्यों बनाएंगे, मैंने उनको कहा था कि जितने आपकी स्कीम है एजुकेशन की वो सब मौजूदा स्कूलों में है, और मौजूदा स्कूल अनथराइज कॉलोनी में है नहीं। अनथराइज कॉलोनी में अगर है भी स्कूल तो जहाँ 50 होने चाहिए वहाँ 1 है या 2 है। तो जब आपकी स्कीम उसका उन्हें फायदा नहीं पहुंच रहा है तो आप इसको तब्दील करिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कैसे तब्दील करें, मैंने कहा आप किराए की बिल्डिंग लीजिए, क्योंकि अनथराइज कॉलोनी में आपके पास जगह भी नहीं है। वो किराए की बिल्डिंग लेके कम से कम क्लास 8वीं तक आप बच्चों को तालीम दीजिए। वहाँ के बच्चों को जो अनथराइज कॉलोनी में रहता है, मुस्तफाबाद में रहता है, सिलमपुर में रहता है, इवन ओखला में जो गरीब बच्चा है उसको जो सीबीएसई एजुकेशन नहीं मिल रही है, वो तो ऐसी छोटे मोटे स्कूल में पढ़ता है, उसमें भी उसको फीस देनी पड़ती है, बाज़ औक़ात वो फीस भी नहीं दे पाते। तब मैंने उनसे कहा कि आप ये स्कीम लाइए, उन्होंने वादा किया। तो एक तो प्रोजेक्ट हमारा ये, दूसरा प्रोजेक्ट मैंने उनसे कहा ये जो आपकी मोहल्ला क्लिनिक है इसके साथ भी वही हो रहा है कि आपके उन इलाकों में तो मोहल्ला क्लिनिक कामयाब है जहां आपके ठेकेदार मौजूद है और वो जगह दे देते हैं और आपकी साठगांठ हो जाती है। लेकिन जहां नथाइज एरिया है, जहां जहां जो हमारे ऐसे गरीब इलाके हैं जहाँ दलित और मुसलमानों की बस्तियां हैं, वहाँ पे नहीं है। आप मुस्तफाबाद का स्कूल भी जाके देखिए, मुस्तफाबाद के मोहल्ला क्लिनिक्स भी आप जाके देख लीजिए क्या हाल है। तो दो तो बेसिक चीजें सेहत और तालीम, उसके अलावा जो एमसीडी में चुनाव में जाएंगे तो किस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। आपका ओखला जो हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पढ़े लिखों की आबादी है, यहाँ भी गंदगी का रिकॉर्ड है। तो ये एमसीडी का काम है। तो जो एमसीडी के बेसिक काम है कि वो सफाई हो, सेहत के एतबार से, खासतौर पर जब डेंगू फैलता है तो सबसे ज्यादा मुस्लिम इलाकों में फैलता है। तो ये जो नजरअंदाज करती है ये पार्टियां, और इन पार्टियों तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंचती। तो इसलिए जब हम चुन कर आएंगे और ऐवानों में जाएंगे तब हम इनको मजबूर करेंगे। और देखिए 2-3 महीने में ही हम जो मुस्लिम खासतौर से अक़लियत से रिलेटेड जितने इदारे हैं उनकी जो पोल खोल रहे हैं। अभी हमने दिल्ली उर्दू अकेडमी के बारे में बताया कि क्या क्या 2 साल से बजट नहीं दिया गया, 27 वैकेंसियों खाली है, इन्होंने नहीं भरी। वहाँ पे 2 साल से उर्दू के प्रोग्राम नहीं हो रहे। जो ऑटो ड्राइवर्स और मजदूरों का ख्याल है, आपको उनका शोरा का ख्याल क्यों नहीं है? बहुत सारे शोरा हजरात हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ उर्दू के प्रोग्राम पे और मुशायरों पे डिपेंड है। तो इस तरह के पूरी लंबी फहरिस्त मैं चूंकि मुझे दी है और मैं इम्तियाज जलील साहब से कि अंडर में बैरिस्टर साहब की हिदायत लेके इंशाल्लाह आपके बीच में आऊंगा। आप उनको परवाह मत करिए। मुद्दे तो इतने मुद्दे हैं कि 10 केजरीवाल आएंगे तब जाकर पूरा कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई बताने वाला नहीं आया। हम हमेशा भी अब्दुल बनते रहे। जब मैं पहली बार मिलने गया था अरविंद केजरीवाल से, तो अरविंद केजरीवाल साहब ने एक बात कही थी मुझसे कि मैं मुसलमान बातें बहुत करता है, लिख के नहीं लाता कुछ भी, मुझे पता ही नहीं है कुछ भी। मैंने कहा आप बेफिक्र रहिए, मैं लाऊंगा लिख के। मैं लिख कर लेकर आया। 2014 में गालिब इंस्टीट्यूट में कुरान के साथ उनको वो रोड मैप मैंने पेश किया, कुरान शरीफ के साथ। उन्होंने बाकायदा वही टोपी लगाई हुई थी बड़ी वाली, वो भी फोटो मेरे पास है। तो वो बड़ी वाली फर वाली। सवाल क्या है, देखिए ये लोग जो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, आप बिल्कुल परवाह मत करिए, हमारे पास रास्ता है। देखिए मुद्दे हैं,
मुद्दों को हल करने का तरीका है, और उससे ऊपर हमारे पास प्लेटफॉर्म है मजलिस, और उससे भी बड़ी बात हमारे पास लीडरशिप, एक ऐसी लीडरशिप है जो ऐवानों में खड़े होकर दहाड़ती है तो पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो जाता है। मेरे पास जब दलित भाई मेरे आए, एक दलित भाई हमारे वहां बैठे हुए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो वाल्मीकि सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देवेंद्र जी किधर बैठे सर? सर आपको भी जब मैंने इनसे बात की, मैंने कहा देखिए साहब, आप हमारी पार्टी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? इनके 16 संगठनों से मेरी बात हुई, 16 संगठनों ने हमें हाँ की। उसके बाद ये बोले 27 जुलाई को हमारे 40 संगठन की मीटिंग है। हमने कहा आप क्यों सपोर्ट करते हैं एमआईएम? क्या वजह आपके एमआईएम को सपोर्ट करने की? यही बात मेरे दोस्त राजीव व्यास से थी कि आपकी क्या वजह जो एमआईएम को सपोर्ट करना चाहते हैं? तो इन्होंने कहा साहब एक ही वजह है, वो वजह ये है कि बाबा साहब को जो असल इज्जत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दी है वो किसी ने कहा, जितने अच्छे अंदाज में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने पार्लियामेंट में और जनमानस में खासतौर से उन मनुवादियों की आंख में आंख डाल के जो एहसास कराया है कि देखिए हिंदुस्तान की रूह, उसकी जमहूरियत, और जमहूरियत की जान इसका संविधान, और संविधान का निर्माता बाबा साहब। तो बाबा साहब के अगर तुम नहीं होगे तुम किसके हो? तुम इसका मतलब हमेशा छलावा करते चले आए हो, तो उनमें इस तरह है, बेचैनी है। लिहाजा अब ये प्रयोग जब मैं इनसे मिला, देवेंद्र जी से और राजीव जी से, उनमें तब बहुत हौसला आया। मैंने अपने सीनियर लीडर जलील साहब से रिक्वेस्ट की कि चाहे आप 1 घंटे के लिए आ जाइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, ताकि मैं ये मैसेज दे दूं लोगों को कि अब दिल्ली का दलित और मुसलमान एक हो चुका है, और तीन कम्युनिटी मुस्लिम, दलित और सरदार, ये मिलकर 45 से 50% बनते हैं। दिल्ली में इनके बिना कोई राज नहीं कर सकता, इनके बिना कोई सरकार नहीं बन सकती। सिर्फ इसमें जरूरत इस बात की है, खासतौर से आप लोग चश्मा बदल लीजिए, हकीकत का चश्मे पे आ जाइए। ये जो तथाकथित सेकुलर पार्टी है, आप हम पे बार बार इल्जाम लगाती हैं, हमारे चुनाव लड़ने में तो फंड पूछा जाता है। अभी एक साहब बहुत बड़े वाले वो सेकुलर बनते हैं अपने आप को, वो कह रहे हैं साहब आम आदमी एएमआईएम उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लड़ेगी, इसका फंड कहाँ से आएगा? कभी किसी और पार्टी से पूछा उन्होंने इसका फंड कहाँ से आएगा? तो ये सवाल झेलने के लिए हम तैयार हैं। आपने जिम्मेदारी दी है, हम खूब सोच समझ कर ये मैदान में आए। खासतौर से मैं अपनी 20 साल की जो समाजी खिदमत को कुर्बानी करके सियासत के मैदान में आया हूँ। मुझे लोगों ने बहुत डराया कि साहब ये सियासत का मैदान बड़ा गंदा होता है, इसमें तो बड़ा जबरदस्त वाला आदमी चाहिए होता, मार धाड़ वाला चाहिए होता, या शरीफों का कोई गुंजाइश नहीं। मैंने कहा ऐसा गलत नहीं है, आपकी शराफत हमेशा से ऊपर रही है। अगर आपके दिल में जज्बा है और मोहब्बत है और जानते हैं काम करना, तो इंशाल्लाह काम होगा। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये सब लोगों की लीडरशिप में, आपकी लीडरशिप में, बैरिस्टर साहब की लीडरशिप में इंशाल्लाह दिल्ली के हालात बदलेंगे। और आप सब लोग नोट कर लीजिए, आप लोग गवाह रहेंगे जब एमसीडी के चुनाव के रिजल्ट आएंगे, तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करूंगा।